केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के अल्प झुबा में कहा कि सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केरल के किसान और मछुआरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने कहा कि केरल के कोने कोने से यहां की संस्कृति और विरासत दोनों को संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है। सर्वे बता रहे हैं सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। എല്ലാ സർവേകളും പറയുന്നു ഈ കേരളം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് മുന്നേറാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നു। केरल के किसान और केरल के मछुआरा भाई भी नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। കേരളത്തിലെ കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യപ്രവർത്തകരും നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം മുന്നേറുവാൻ തയ്യാറാണ്। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में चाहे देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक समय था जब लोगों का राजनीति और राजनेताओं को लेकर यह सोच थी कि कुछ नहीं बदलेगा, देश के लोगों में एक उदासीनता थी। लेकिन पिछले 10 सालों में यह बदलाव आ गया है कि आज साधारण मानवीय भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ चलने को तैयार हो गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे देश की राजनीति हो, चाहे प्रदेश की राजनीति हो, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन 10 साल में आ गया। बहुत बड़ा परिवर्तन। एक समय था जब आप राजनीति और राजनेता और राजनीतिज्ञों के बारे में आपकी टिप्पणी होती थी, आपका कहना होता था कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये सभी राजनेता बेईमान हैं, इसके ढर्रे में कोई फर्क नहीं आएगा। एक उदासीन मानसिकता में आप जी रहे थे। सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए कोई चला जाए। ये मानसिकता साधारण व्यक्ति की, भारत के राजनीति के मानवीय की बनी हुई थी कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के नेताओं का एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएम मोदी का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी यह भाषा है तो उनको मैं क्या बोलूं, इसलिए ये चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें ना करें, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में छोटी काशी नाम से मशहूर शिव मंदिर में स्टाइलिश बरमूडा, मिनी स्कर्ट और फटी हुई जीन्स कपड़े पहनकर मंदिर में आने वाले लोगों पर मंदिर प्रशासन ने रोक लगा दी है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी के नाम से विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं पर मंदिर के अंदर स्टाइलिश बरमूडा, फटी हुई जीन्स और मिनी स्कर्ट जैसे अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं पर मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए रोक लगा दी है। इसको लेकर मंदिर कमेटी मंदिर परिसर में एक बोर्ड लगाकर लोगों को मंदिर के नियमों से अवगत कराया है। से अनुरोध किया गया है कि वो मंदिर के अंदर मर्यादित अक्सर देखा गया है कि तीर्थ सरोवर में नहाने के बाद
लोग भीगे हुए कपड़ों के साथ ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और वो पानी जो भीगा हुआ वस्त्र है उससे टपकता रहता है, उससे गंदगी होती है। इससे बचने के लिए और लोगों के मन में कोई दुर्भावना ना हो, इस तरह का अनुरोध लोगों से किया गया है। आगरा में पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी के मामले में पीड़िता ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो जारी करते हुए पीड़िता ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के नेताओं की हरकतों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके प्रदेश में ही एक लड़की की इज्जत को उछाला जा रहा है। तमाम शिकायतों के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने वीडियो में कहा कि किस आधार पर पूर्व राज्य मंत्री और उनके बेटे ने मेरी फोटो और चैट सबके सामने रखी। यह कानूनन अपराध है। मेरे चरित्र हनन करने का अधिकार पूर्व मंत्री को किसने दिया। लड़की के पिता ने भी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अपने परिवार कुछ महीनों से मेरे घर वालों और मुझ पे दबाव बनाया जा रहा था कि मैं पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती के साथ शादी करूं। जब हमने इस बात पे विरोध किया, उन्होंने हमें सरेआम जानलेवा धमकी देना शुरू कर दिया। मेरे 12 वर्षीय छोटे भाई, माता और पिता सबको परेशान करना शुरू कर दिया गया। मैं लखनऊ में नौकरी करती हूँ, वहाँ भी मुझे आके परेशान किया गया। पुलिस प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करी। लड़के को आगरा से बुलाया गया लखनऊ और उसने वहाँ आके माफ़ी मांगी और माफ़ीनामा दिया गया। लखनऊ में ये घटना होना उसके बाद से बंद हो गई। ये 8 महीने पहले की घटना थी। उसके बाद से जब जब मैं छुट्टी लेके अपने परिवार से मिलने आगरा आती थी, मुझे धमकाया जाता। मेरे घर के बाहर कुछ लड़के लगा दिए जाते। जैसे ही मैं आती, पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती दिव्यांश चौधरी तक ये खबर पहुंच जाती। वे आके मुझे परेशान करता, मेरे माँ बाप भाई को धमकियां देता खुलेआम। हमने पुलिस में गए, 1090 पे हमने कम से कम 9 कंप्लेंट दर्ज कराई, जिनकी कॉपी मैं पुलिस प्रशासन को दे चुकी हूँ। वुमेन्स हेल्पलाइन में भी इस पे कार्रवाई करी। उनके घर वालों को समझाया गया, लड़के को समझाया गया। वे यही बोलते गए कि अब हम दोबारा नहीं करेंगे, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। रामपुर में आगामी बारिश के मौसम में कोसी समेत अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासनिक स्तर के सभी तैयारियों को दुरुस्त कराया जा रहा है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने सभी नदियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता, नहर खंड और स्थानीय लोगों से पूर्व में बाढ़ के दौरान उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानकारी ली और अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी तौर पर तटबंध निर्माण प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित कराए। ये आज मेरे द्वारा और एडीएम एफआर साहब के द्वारा और सिंचाई विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं उनके द्वारा 3 स्पॉट का निरीक्षण किया गया है बाढ़ की तैयारियों को लेकर। इसमें ग्राम पंचायत रवन्ना आती है, प्राणपुर आता है, लालपुर आता है। उसके लिए जो भी क्या कहते हैं हम लोगों के द्वारा आगे जो भी मेजर्स लिए जाने हैं, कहाँ पर कटान हो रहा है नदी के द्वारा, उसका भी हम लोगों ने भ्रमण किया है। उन स्पॉट को भी देखा है, वहाँ पर किस प्रकार से उसके इंतजाम किए जाने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुलाई और अगस्त में कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के प्रेस रिलीज जारी कर दी है। एनसीबी ने बुधवार को कर्नाटक सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए पुष्टि की। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को कहा कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन बिना शर्त माफी प्रकाशित की है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति असानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण के वकील से समाचार पत्रों में प्रकाशित माफीनामे को 2 दिनों के भीतर रिकॉर्ड में पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान
बिहार में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का विकास को लेकर बयान आया है। विकास के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जन सेवकों की कोई जाति नहीं होती, विकास का कोई रंग नहीं होता, योग्यता की कोई जाति नहीं होती, समुदाय नहीं होता। भाजपा तब भी किसी उम्मीदवार का चयन करती है तो उसका पैमाना सेवा भाव होता है। कबीर का बहुत प्रिय दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पराढ़ने दो म्यान। मतलब संतों की कोई जाति नहीं होती, उनकी पहचान ज्ञान से होती है। उसी तरह जन सेवकों की कोई जाति नहीं होती, विकास का कोई रंग नहीं होता, योग्यता की कोई जाति और समुदाय नहीं होते। भाजपा जब भी किसी उम्मीदवार का चयन करती है तो इसका पैमाना सेवा भाव होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति में जब तक जनसेवा और राष्ट्र सेवा का भाव नहीं होगा वह कुशल जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। हाँ, यह जरूर है कि भाजपा जब टिकट बांटती है तो इसका पूरा ख्याल रखती है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले। लोकसभा चुनाव के लिए भी एनडीए सीट बंटवारे में इसका ख्याल रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि एनडीए ने उम्मीदवार तय करके हर वर्ग का सम्मान दिया। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटें बांटी नहीं, बेची जाती है। उम्मीदवारी के लिए बोली लगती है और टिकट के पैसे से तिजोरी बढ़ी जाती है। दलाल और माफिया। पटना जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को वोट पेट काट कर बड़ा किया। जैसे ही उनके 20-25 साल हुए वैसे ही यहाँ के जवान लड़कों को भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों और बसों में लाद कर मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सांसद मोदी के लिए जिताकर लाए, पर उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक भी करना जरूरी नहीं समझा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से उपजी भयावह स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोगों ने कोरोना के समय पर देखा कि जिन बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्यों के लोगों ने मारकर भगा दिया था, उन्हीं मजदूरों को ट्रेन से, बसों से और हवाई जहाज का टिकट देकर लॉकडाउन हटने के बाद वापस बुलाया गया। आप बिहार के लोगों ने कभी सोचा कि बिहार के मजदूरों को ही आखिर क्यों बुलाया गया? क्या तमिलनाडु, केरल और सूरत में मजदूर नहीं है? प्रशांत किशोर ने कहा कि वहां भी मजदूर है, लेकिन वहां के मजदूर 35,000 रुपये महीना लेता है और बिहार का गरीब लड़का जाकर 12 से 15,000 रुपये में काम करता है। तो मोदी बिहार में फैक्ट्री क्यों लगाएंगे जब सस्ते रेट पर बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में मिल रहे हैं? 40 में 39 एमपी जिताकर आपने भेजा है। 26 एमपी का राज्य है गुजरात। गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा, गुजरात में सी प्लेन चलेगा। अब बिहार का आदमी बैलगाड़ी पर चलेगा। हम लोग मुफ्त में वोट देते रहेंगे तो गलती मोदी जी का है कि हम लोग का है। एक शहर है गुजरात में सूरत, एक अकेले शहर सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार के लड़के मजदूर हैं। आप बताइए, जरा सोचिए कि सूरत में कितना फैक्ट्री होगा। अगर मोदी जी सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो 2-4 वैशाली या चंपारने में लगवा देते। देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको आज प्रधानमंत्री बुला के कह दें कि नहीं तुमको वैशाली में फैक्ट्री लगाना है, तो किसको दम है कि कह दे कि नहीं लगाएंगे? तो काहे नहीं मोदी जी फैक्ट्री यहां लगवा रहे हैं? अरे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर फैक्ट्री यहां लग जाएगा तो 15,000 रुपया में 2 करोड़ जवान मजदूर मिलेंगे कहां से? पूरे देश में हम लोग मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज, सीमेंट, छड़ नहीं बना रहे हैं। हम लोग खाली बना रहे हैं मजदूर। जवान लड़कों को आप पेट काट के पाल पोस के बड़ा किए। 20 साल 25 साल का लड़का हुआ, ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के बिहार का लड़का जा रहा है सब। आपने देखा कोरोना के दौरान जिन मजदूरों को, जिन बच्चों को मार के भगा दिया लोगों ने, उन्हीं मजदूरों को वापस बुलाने के लिए लोग ट्रेन से, बस से, प्लेन का पैसा देके बुलाया। क्यों बुलाया? तमिलनाडु में मजदूर नहीं है, केरल, गुजरात में मजदूर नहीं है, वहां पर भी मजदूर है, लेकिन तमिलनाडु में जो मजदूर है वो लेगा महीने में 35,000, 40,000 रुपया, और बिहार का गरीब बच्चा जाकर काम।
बिजनौर के नेशनल हाईवे 34 भनेड़ा के पास आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसे में बाइक सवार दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना बढ़ापुर क्षेत्र के रहने वाले मारूफ और उसका बड़ा भाई वसीम अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक भनेड़ा के पास पहुंची तभी तेज रफ्तार हवा चलने लगी, जिससे धूल उड़ने लगी और इसी के चलते सामने से आ रही दूसरी बाइक से बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। जीवनदायिनी नर्मदा नदी का पानी एक बार फिर राज्यों के बीच उलझ कर रह गई है। पानी के बंटवारे पर राज्यों में 2020 शुरू हो गया है। अगर जल्द ही सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो ये राज्य नर्मदा के जल पर वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। मध्य प्रदेश आधे अधूरे इन प्रोजेक्ट के आधार पर पानी के पूरे हिस्से के उपयोग का दावा करेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि नर्मदा जल के उपयोग पर मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच 2020 खींचतान शुरू है। मध्य प्रदेश जल उपयोग के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर सियासी पिच पर पिछड़ता जा रहा है। आलम यह है कि नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए ही सरकार पर 35,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज है। यह दीर्घकालीन कर्ज सरकार के लिए वित्तीय चुनौती है। इसके बावजूद 3 दशक में सिस्टम की लापरवाही से प्रदेश में तय समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सके। इसी में नर्मदा का पानी अब दांव पर है। नर्मदा जल के बंटवारे से लेकर उपयोग और पड़ोसी राज्य के बीच की खींचतान चल रही है। प्रदेश में इस समय टेम्परेचर लगभग 38 से 40 के बीच रोज ही हो रहा है। ऐसे में पानी की समस्या आम देखी जाती है। इसी सिलसिले में पानी की समस्या को लेकर नर्मदा का जल भी एक बार फिर समस्या का कारण बनता दिख रहा है। 4 राज्यों के बीच लड़ाई होती दिख रही है नर्मदा के जल को लेकर। अब मियाद खत्म हो रही है नर्मदा के जल को लेकर। जो योजनाएं थी सरकार की वो भी अटकती नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि क्या नर्मदा जल को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।